हेलो बच्चों, दिस इज डॉली शर्मा, योर ओन केमिस्ट्री मैम। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा नया टॉपिक इस चैप्टर का, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। राइट। तो लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट क्लास में हमने हाइब्रिडाइजेशन फिर से डिस्कस किया था। क्यों किया था? क्योंकि कुछ बच्चों को सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड ये सब काउंट करने में दिक्कत आ रही थी। राइट। तो हमने उस टॉपिक को फिर से डिस्कस किया था और उसके बाद हमने ओवरलैपिंग की स्ट्रक्चर्स बनाते हुए मैंने आपको बताया था कैसे सिग्मा बॉन्ड बनता है एक्सियल ओवरलैपिंग से और कैसे पाई बॉन्ड का कोलेटरल साइड वाइज ओवरलैपिंग से फॉर्मेशन होता है पाई बॉन्ड का। सिग्मा पाई बॉन्ड गिनना आ गया होगा बेटा। हाइब्रिडाइजेशन जो ऑलरेडी हम कैलकुलेट करना सीख चुके थे, स्ट्रक्चर भी हम उसके बेस पर बता सकते हैं। कुछ बच्चों का डाउट ये आ रहा था, मैंने रीड आउट किया था कि मैम क्या ये इंपॉर्टेंट है कि हम ये भी देखें कि उसका ओवरलैपिंग कौन सा हो रहा है? ना जी, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बट सबसे इंपॉर्टेंट ये है बेटा कि आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए था, इसलिए मैंने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से वापस आपको हाइब्रिडाइजेशन रिकॉल कराया, कब कैसे किसकी ओवरलैपिंग होती है। कंफ्यूज बिल्कुल होना नहीं है, जैसे सॉर्टेड चल रहे हो वैसे सॉर्टेड चलना है। अब हर बार 1 आवर 30 मिनट्स का लेक्चर जा रहा था, कल मैंने थोड़ा ज्यादा लेक्चर का दे दिया। बच्चे बोलते हैं हम टाइम ड्यूरेशन, कभी तो तुम लोग कहते हो मैम आराम से पढ़ाओ 2 घंटा पढ़ाओ, कभी तुम कहते हो मैम 1.5 घंटा कम लगता है टाइम। तो बेटा अपने आप को थोड़ा सॉर्टेड रखो, इतना चीजों में कंफ्यूज मत हुआ करो। मैं ये चीज इसलिए बोल रही हूँ बेटा क्योंकि कभी कभी जब ये इरेलीवेंट कमेंट्स होते हैं ना तो ये थोड़ा सा अफेक्ट करते हैं, समझ ही नहीं आता क्या करें। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था मैं ऑनेस्टली फॉलो करती हूँ आपके कमेंट्स को। जहां मुझे लगता है, जैसे स्टार्टिंग में बच्चों को दिक्कत आ रही थी थोड़ा सा कि मैम आप लिख कर पढ़ाओ, तो अब हर चीज लिख कर पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों ऐसा ना करो कि हम आपके साथ ऑनेस्ट एफर्ट्स दे रहे हैं, फिर होगा क्या, डॉली मैम आपकी सुनना छोड़ देगी। ठीक है। तो कल वाले लेक्चर में भी बच्चों के मैक्सिमम वही केबीडी में सबने अपने मार्क्स भेजे हुए हैं। जो लेक्चर अपलोड हुआ, मैंने अभी रिसेंटली कमेंट्स देखे, ज्यादा कमेंट्स नहीं देख पा रही हूँ। एक बच्चे ने C2CN4 का हाइब्रिडाइजेशन बता देने को कहा है। बिल्कुल बताएंगे बेटा, स्ट्रक्चर के साथ बताएंगे। ठीक है, घबराना नहीं बिल्कुल, सारे डाउट्स हम आज ले लेंगे, लेकिन आज मैं डाउट्स आपके लास्ट में लूंगी बेटा। अगर हमने जहां तक सोचा हुआ है मैंने वहां तक अगर एक बार हो जाए तो उसके बाद लास्ट में डाउट्स ले लेंगे। तो क्लास की स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले जो लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। जब चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था, चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि ये चैप्टर 2 तरीके से क्लासिफाई है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ऑल अबाउट बॉन्ड। 2 तरीके से क्लासिफाई किया मैंने, प्राइमरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सेकेंडरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। प्राइमरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में मैंने 3 तरीके के बॉन्ड बताए थे बेटा। कौन कौन से? आयनिक, वो जिस दिन शुरू हुआ उसी दिन खत्म हो गया और उसका सिग्निफिकेंस भी उतना ही था। उसके बाद हमने पढ़ा कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में जो हमने पढ़ा, जितनी भी थ्योरीज पढ़ रहे हैं सबकी सब कोवेलेंट बॉन्ड की है। वीबीटी देख लो, वेस्पर थ्योरी देख लो, एमओटी देख लो, ऑल अबाउट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड सिर्फ हमको बनाना सीखना है, किस किस में होता है ये पहचानना सीखना है, इतना है। फिर हम बढ़ेंगे सेकेंडरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज वॉन डर वाल बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि लास्ट है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग टॉपिक। कुछ बच्चे बोल रहे थे मैम क्या ये चैप्टर का लास्ट है? ना जी बच्चों, अभी टॉपिक्स बाकी हैं। अभी फेजांस रूल बाकी है, अभी रेजोनेंस बाकी है, अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बाकी है और एक डाइपोल मूवमेंट बाकी है। तो ये 4 मेजर टॉपिक्स अभी बाकी हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, सारे कवर हो जाएंगे। आज हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को स्टार्ट करके वहां तक ले आएंगे ताकि मैं आपको होमवर्क दे सकूं और आप बहुत सारा रिवाइज करके अपने होमवर्क को करके लेकर आओ। ठीक है बेटा। जिस तरीके से हमने केमिकल बॉन्डिंग को पढ़ा है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप साथ साथ क्लास के नोट्स रिवाइज करते चले जा रहे होंगे। कुछ बच्चों को कंप्लेन है कि मैम डीपीपी के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो थोड़े टफ लगते हैं, अटेम्प्ट नहीं हो पाते। उसके लिए मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था, फिर से बोल रही हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं उन्हें मार्क कर लिया करो और जिस दिन ये चैप्टर खत्म हो वापस वो क्वेश्चंस उठाना। और अगर आपने 100% सारे लेक्चर्स फॉलो किए होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बेटा, ये इंपॉर्टेंट बात थी जिस वजह से आप लोग परेशान हो रहे थे, क्योंकि हम लोगों की बातें नहीं हो पाती हैं। इफ यू आर इन ऑफलाइन क्लास तो बच्चे बोल देते थे, मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे वो बोल देते मैम इस चीज में प्रॉब्लम आ रही है, इस चीज में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसको सॉर्ट करते हैं। एज यूजुअल यहाँ भी अपन यही करेंगे बेटा। मैक्सिमम जो भी आपकी चीज होगी उनका मैं आंसर क्लास में आते ही दे दूंगी। बट
एक एक लेक्चर आपको फॉलो करना है, नोट्स आपके कंप्लीट होने चाहिए, उसके बाद मैं आपके कंसर्न्स लूंगी। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास। मैंने होमवर्क दिया था, होमवर्क में जब मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड स्टार्ट किया था तो उससे पहले मैंने सिर्फ इतना बताया था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ऑल अबाउट एक एटम और दो एटम के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम ने शेयर किए, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम ने दिए हैं, उसे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। अब इस केस में हमें कैसे पता चलेगा किसी भी कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड है या नहीं? ये तो ऑब्वियस था कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। वो बात अलग है कि हमने स्ट्रक्चर्स बनाना अलग तरीके से सीखा, लेकिन वो स्ट्रक्चर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि वहां से हम क्या क्या कंक्लूजन लाए थे बच्चों। हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना सीखे, किसके पास कितने बॉन्ड पेयर लोन पेयर है ये देखना सीखे, और मैंने एक और चीज वहां से कंक्लूड की थी कि जितने भी सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन होते हैं उनमें माइनस चार्ज होता है, राइट बेटा। और वो जो माइनस चार्ज है वो ये बता रहा है जब जब किसी मॉलिक्यूल पे नेगेटिव चार्ज होगा तो उसमें जितना नेगेटिव चार्ज उस पे प्रेजेंट है वो सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एटम के पास है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने का मैंने कल क्या तरीका बताया था? सेंट्रल बना देना, सराउंडिंग बना देना, सबको सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ रिप्रेजेंट कर देना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के रिप्रेजेंट करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना ताकि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए उसके लिए आप प्रेफर कर सकते हो कि आपको कहीं कहीं पाई बॉन्ड बनाना पड़ जाए, क्योंकि एक सराउंडिंग एटम को हम फॉरएवर के लिए 7 इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड नहीं छोड़ सकते हैं, राइट। तो इस चीज का ध्यान रखना। रेस्ट और क्या बोला था मैंने? रेस्ट मैंने बोला था कि उसके बाद जैसे ही सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होता है फिर वो सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को देकर। फिर भी कल जो एक दो एग्जाम्पल किए थे ना समझ आए हो, सारे होमवर्क मैं डिस्कस कर देती हूँ, उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। बेटा ये और भी इंटरेस्टिंग है, इसकी एप्लीकेशन और भी इंटरेस्टिंग है, और आज का अपना टॉपिक यही है। ठीक है, तो जल्दी से क्विकली रिवीजन में आई थिंक मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको वर्बली समझा दिया, प्लस जितने भी हाइब्रिडाइजेशन जितनी भी ओवरलैपिंग हमने की थी थिंग्स आर ऑलरेडी डिस्कस्ड। बस कल हमने ये सीखा किसकी ओवरलैपिंग कैसे होती है और कौन सी ओवरलैपिंग से कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, सिग्मा पाई बाउंड हम कैसे काउंट करते हैं, राइट बेटा। आज हम स्टार्ट करते हैं कहां से? होमवर्क से। तो मैं एक बार देख लेती हूँ बेटा कि मैंने आपको क्या क्या होमवर्क दिया था। ठीक है, एक बार जल्दी से देख लेती हूँ, उसके बाद हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो मैंने आपको होमवर्क में दिया था, हाँ मैंने आपको होमवर्क में दिया था आई थिंक SO2, हाँ नहीं कराया। मैंने आपको होमवर्क में दिया था SO2, मैंने आपको होमवर्क में दिया था कार्बोनेट, मैंने आपको होमवर्क में दिया था नाइट्रेट, नेक्स्ट मैंने आपको होमवर्क में दिया था P2O5, नेक्स्ट CO, और नेक्स्ट दिया था, हाँ रिपीटेड है, SO2 रिपीटेड हो रहा है। ठीक है, तो अब ये सारे एग्जांपल्स एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेटा SO2 की। यहां तक तो कोई शक होगा ही नहीं कि सेंट्रल एटम कौन है? सल्फर है। अगर सेंट्रल एटम सल्फर है तो हमने सेंट्रल एटम सल्फर बना दिया, बाकी दोनों ऑक्सीजन एज इट इज रिप्रेजेंट कर दिया। अब सबको सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहां पर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6, 1 2 3 4 5 6। यहां पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6। यहां पर भी कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6। मैंने क्या कहा था? बॉन्ड बनाने का तरीका कुछ ऐसा हो कि सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो, राइट। तो मैंने क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करना शुरू किया। अभी एवरी एटम इज सराउंडेड बाय 6 इलेक्ट्रॉन, और हमें हर एटम को 8 इलेक्ट्रॉन से सराउंड करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है, चाहे वो लोन पेयर से सराउंडेड हो चाहे वो बॉन्ड पेयर से सराउंडेड हो, राइट। तो मैंने इसका एक इलेक्ट्रॉन लिया बेटा और इसका एक इलेक्ट्रॉन लिया, दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना दिया। अब अगर हम इस सल्फर को देखें तो ये सल्फर टोटल 7 इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि बॉन्ड बन जाता है तो उस बॉन्ड पेयर में तो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। एज इट इज बेटा,
अगर अब मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन इस सल्फर का इस ऑक्सीजन एटम के साथ शेयर करूं तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन एटम और ये ऑक्सीजन एटम दोनों फॉरएवर के लिए 7 इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड रह जाएंगे। भाई मन में डाउट पक्का आया होगा, यार मैम हमें कैसे पता चलेगा कब किसके साथ क्या शेयर करना है। सिंपल, मैंने एक सिंपल वर्ड्स में बोला, चलो तुम्हारा मन नहीं कर रहा कि दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर से शेयर किया जाए, तुम इधर से शेयर करोगे, और इधर से शेयर करोगे तो फॉरएवर के लिए ये दोनों तो 7 इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड रह जाएंगे, इसका ऑक्टेट जरूर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये प्रेफर हम नहीं करेंगे, तो हम दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इसी के साथ शेयर कर देंगे। और जैसा ही ऐसा हुआ, क्या देखा हमने, ये ऑक्सीजन एटम टोटल 8 इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 एज इट इज विद दिस सल्फर। 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉन्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इस केस में मैंने क्या बोला था, जैसे ही सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होगा, सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सेंट्रल अपने दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर देगा इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर? मगर हमें इसकी स्ट्रक्चर देखने को कैसे मिलती है, आप कभी भी देखना, इसकी स्ट्रक्चर आपको देखने में मिलेगी इस तरीके की। ऐसा क्यों? हमें SO2 ऐसा क्यों दिखाई देता है? ऐसा इसीलिए दिखाई देता है बेटा, क्योंकि सल्फर कहां से बिलोंग करता है? हायर पीरियड मेंबर, सेकेंड पीरियड से बिलोंग नहीं करता। और जब जब सेंट्रल एटम हायर पीरियड मेंबर से बिलोंग करेगा, उस केस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया जाएगा डबल बॉन्ड से। यही मैंने लास्ट क्लास में बताया था। दैट इज द स्ट्रक्चर जो आपको हमेशा देखने को मिलती है SO2 की। क्लियर? रेस्ट रेजोनेंस होता है, तो रेजोनेंस हाइब्रिड इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर, वो मैं आपको रेजोनेंस में पढ़ाऊंगी। तो मैंने इनमें डिफरेंसेस पता है क्यों रखे, स्टार्टिंग में लीस्ट डॉट सिखा दिया। अगर उसी दिन मैं कोऑर्डिनेट सिखा देती और उसी दिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सिखा देती तो मन मतलब दिमाग में ना कचरा हो जाता, भाई करना क्या है, सॉर्टेड रहना है। जब जब चेक करना हो क्या इस मॉलिक्यूल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, सिंपल स्ट्रक्चर्स बना दो, उन एटम्स बना दो, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाना शुरू करो कुछ इस तरीके से, ताकि ऑक्टेट कंप्लीट हो। ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए सबका, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, नो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर? और अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, दैट मींस वी नीड अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर? तो अब यहां पे अगर मैं पूछूं कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है बेटा, तो यहां पे 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। क्लियर हो गया होगा बेटा? नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखेंगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास कार्बोनेट की। कार्बोनेट में आपको -2 चार्ज दिखाई दे रहा है, हाँ जी मैम दिखाई दे रहा है। और वो -2 चार्ज जब आपने फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट किया था, किस पे आया था? 2 ऑक्सीजन पे आया था। एक ऑक्सीजन पे -1, एक ऑक्सीजन पे -1, बाकी सब पे चार्ज नहीं था, नेट चार्ज -2 आया था। तो उस फॉर्मल चार्ज से हमें इतना तो पता चल गया था कि जितनी भी सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन होती है उन्हीं पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। दैट मींस वो एक नेगेटिव चार्ज, वो एक इलेक्ट्रॉन उस ऑक्सीजन एटम पे प्रेजेंट है। क्लियर? अब देखो यहाँ पे ये कार्बन, हाँ जी मैम, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। क्लियर? यहां तक तो कोई शक होगा ही नहीं। अब इस केस में यहां तक तो कोई डाउट है ही नहीं है कि कार्बन जो है उसके पास तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जो हमारे पास ऑक्सीजन है, उन ऑक्सीजन के भी मैंने पहले तो रिप्रेजेंट कर दिए बेटा 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तीनों ऑक्सीजन के पास। तो यहां भी रिप्रेजेंट कर दिए 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहां भी रिप्रेजेंट कर दिए 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और यहां भी रिप्रेजेंट कर दिए 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इस केस में ये जो -2 चार्ज है, हमें पता है 2 ऑक्सीजन एटम पे एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, क्योंकि फॉर्मल चार्ज यानी कि वो चार्ज कौन से एटम पे प्रेजेंट है हमें पता चला था, और कंक्लूजन मैंने बता दिया था कि वो नेगेटिव चार्ज जिस एटम पे प्रेजेंट है यानी कि वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी उसी के पास है। क्लियर? अब इस केस में किसी भी 2 ऑक्सीजन को आप एक एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दो, तो एक ऑक्सीजन एटम को इधर दे दिया, एक ऑक्सीजन एटम को इधर दे दिया, क्योंकि दोनों ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है? -1। अब इस केस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाना शुरू करो। कोशिश कुछ ऐसी करना कि सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो। देखा यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ने एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर किया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। हाँ जी बिल्कुल। अब ये ऑक्सीजन एटम जो 7 इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड था, वो अब 8 इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है। यहां पर हमने देखा इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इन्होंने बॉन्ड बना लिया। वो ऑक्सीजन एटम जो 7 इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड था, अब वो 8 इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है। यहां पे हमने देखा तो अभी ये कार्बन एटम जो है 1 2 3 4 5 6
6 इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है। अब इस केस में आप क्या प्रिफर करोगे? मैंने क्या कहा था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का जन्म तब होता है जब सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, लेकिन यहां तो सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं हुआ है, तो इस केस में क्या होगा बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन इसने इसके साथ शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन इसने इसके साथ शेयर किया, और क्या हम देख पा रहे हैं कि हर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यानी कि जो कार्बोनेट है उसमें कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता, देयर इज नो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर रखना बेटा इस बात को, क्लियर, देयर इज नो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन कार्बोनेट। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखेंगे बेटा नाइट्रेट। नाइट्रेट अगेन हमारे पास नाइट्रोजन है, 3 ऑक्सीजन एटम है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां हमने लिख दिया नाइट्रोजन, ये लिख दिया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। क्लियर, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहां रिप्रेजेंट कर दिया 1 इलेक्ट्रॉन, यहां हमने रिप्रेजेंट कर दिए 2 इलेक्ट्रॉन, यहां हमने रिप्रेजेंट कर दिए 2 इलेक्ट्रॉन। अब इस केस में अगेन नाइट्रेट पे -1 चार्ज है, दैट मीन्स सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन नाइट्रेट में 1 है। दैट मीन्स कि यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा है, जो नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में प्रेजेंट है, वो ऑक्सीजन पे ही है, इस चीज के लिए श्योर रहना। यानी कि हर ऑक्सीजन को तो आप 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोगे, लेकिन एक नाइट्रोजन को, एक ऑक्सीजन को आप 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दोगे। तो यहां पर हमने हर ऑक्सीजन को सराउंड कर दिया पहले 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। क्लियर, यहां पर भी हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब इस केस में वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसको दोगे? किसी भी एक ऑक्सीजन को दे दो, हमने दे दिया। तो यहां पर राइट नाउ ऑल एटम्स आर प्रेजेंट विद देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब इलेक्ट्रॉन शेयर करना शुरू करो और बॉन्ड का फॉर्मेशन करो। इलेक्ट्रॉन शेयर करने का तरीका क्या होगा कि ऑक्टेट कंप्लीट हो। क्लियर, तो अगर अभी ये 7 इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है, ये इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। हाँ जी, नाइट्रोजन अभी कितने इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है? 1 2 3 4 5 6, यानी कि अभी टेंडेंसी है कि वो और इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। ये अभी 6 इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है, 1 इलेक्ट्रॉन इसने इसके साथ शेयर किया, तो अब ये नाइट्रोजन 7 इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है, इसने एक और इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। ऑक्टेट मतलब वो एटम अब 8 इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है, आइदर इन फॉर्म ऑफ बॉन्ड पेयर, आइदर इन फॉर्म ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब इस केस में बेटा ये जो नाइट्रोजन आइटम है इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या होगा? जैसे ही सेंट्रल का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तब सराउंडिंग का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कौन जन्म लेता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर इधर दे देगा। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रेट, जिसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। लेकिन नाइट्रेट हमेशा देखने को कैसे मिलता है? नाइट्रेट हमेशा इस फॉर्म में देखने को मिलता है, हमेशा, क्योंकि जो सेंट्रल एटम है, जो डोनर एटम है, वो बिलोंग करता है सेकेंड पीरियड से। एंड फॉर सेकेंड पीरियड एलिमेंट अगर आपका डोनर एटम है तो उस केस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल बॉन्ड। याद आ गया होगा बेटा, ये पॉइंट्स मैंने पहले ही लिखवा दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट और भी स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लेते हैं बेटा। नेक्स्ट देखेंगे P2O5। क्लियर, अब P2O5 में N2O5 की भी आप बना सकते हो, सेम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आएगी। ये रहा बेटा फॉस्फोरस, क्लियर, ऑक्सीजन, एक दो तीन चार 5, दैट इज P2O5। अब इस केस में सबको उनके उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं। किसी के पास भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है। कैसे पता चला किसी के पास भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है? क्योंकि नेगेटिव चार्ज नहीं है, पॉजिटिव चार्ज नहीं है। अब इस केस में इसके अपने 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6। फॉस्फोरस के अपने कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा? 5। नाइट्रोजन फैमिली से 1 2 3 4 5। ऑक्सीजन के अपने 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन के अपने 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इस ऑक्सीजन के अपने 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट। यहां पे फॉस्फोरस के अपने 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन के अपने 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब बॉन्ड बनाने का तरीका कुछ ऐसा हो, सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन शेयर करना शुरू करते हैं।
तो यहाँ पे सबसे पहले इसने एक इलेक्ट्रॉन इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर किया, ये इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया। क्या देख पा रहे हैं कि इस ऑक्सीजन एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बेटा, ये ऑक्सीजन जो है ये अभी 6 इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है। अगर ये 2 बॉन्ड बना ले तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन इसने इस साइड शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन इसने इस साइड शेयर किया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और जैसा आप देख पाओगे इस फास्फोरस का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। और जैसे ही सेंट्रल का ऑक्टेट कंप्लीट होता है ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा इधर इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एज इट इज यहां पर भी क्या होगा, ये इसके साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, बस ये रह गया, दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर इधर देगा, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। और इस केस में यहां पर कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे बेटा, यहां पर 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे इन P2O5। सेम स्ट्रक्चर N2O5 की होती है, बस डिफरेंस क्या होता है कि यहां पर अभी इसे हम डबल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करेंगे और N2O5 में उसे हम सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। राइट बेटा, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनती है। लास्ट वाला जो था हमारे पास NO3 नाइट्रेट, यहां पर 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे बेटा दैट इज CO। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में दोनों ही न्यूट्रल है, यानी कि किसी के भी पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है। और अगर किसी के भी पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हम इन्हें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, कार्बन के अपने कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, कार्बन के अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, तो 1 2 3 4। ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इस केस में क्या हुआ, ये ऑक्सीजन एटम ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है। अगर ये 2 बॉन्ड बना लेगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा बेटा, उस केस में क्या होगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। बस फिर क्या होगा, इस सेंट्रल एटम, ये जो भी एटम है हमारे पास, कार्बन है 2 ही एटम है, तो ये अभी कितने इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है, 1 2 3 4 5 6, और ये ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड हो गया। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप 2 और बॉन्ड बना दो इसी कार्बन के साथ, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर भी क्या होगा, ये ऑक्सीजन एटम दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर इसको देगा और यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और जो डोनर एटम है क्योंकि वो सेकेंड पीरियड से है तो उसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सिंगल बॉन्ड से। एंड दैट इज द स्ट्रक्चर जो हमेशा देखने को मिलती है, वो ये स्ट्रक्चर होती है। क्लियर। तो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो किसी भी मॉलिक्यूल की आप स्ट्रक्चर बना सकते हो, किसी भी मॉलिक्यूल में आप ये चेक कर सकते हो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, आप ये भी चेक कर सकते हो कि उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड है या नहीं। क्लियर हो गया बेटा यहां तक। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, जो हमारा आज का टॉपिक है, और आज का टॉपिक है हमारा दैट इज MOT, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले एज यूजुअल हम इसकी भी थ्योरी कंप्लीट करेंगे। क्लियर। उसके बाद बेटा हम इसके क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बराबर हो गया, हाँ जी बराबर हो गया। ठीक है, तो इच्छा है बेटा साथ साथ लिखना चाहो साथ साथ लिखना, बस समझते चले जाना सारे पॉइंट्स। ठीक है, तो मैं आपको टाइम भी देती जाऊंगी ताकि आपका और टाइम वेस्ट ना हो। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। पहले मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी इसका कंसेप्ट, उसके बाद मैं थ्योरी की तरफ बढ़ूंगी। ठीक है, तो पहले मैं रफ में ये चीजें समझा रही हूँ। आपकी इच्छा है बेटा कि आप इसको कंटिन्यू लिखना चाहते हो या नहीं। ठीक है, तो अब ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है ये पता है किस प्रिंसिपल पे काम करती है, कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो कंबाइन करते हैं, कंबाइन होकर वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं, और वो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं वहां से इनके बीच में, मतलब ये जितनी भी थ्योरीज हैं ये थ्योरीज किसके बारे में है, जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो बॉन्ड कितने तरीके से बनता है, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा। एक नाइट्रोजन एटम है, हाँ जी, जिसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, हाँ जी, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2
2s2 2p3। वहीं पे ये नाइट्रोजन एटम जब दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ कंबाइन होगा, यानी कि जब इन दोनों के एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे, तो वो किसका फॉर्मेशन करेंगे? वो फॉर्मेशन करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का। और उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे और वहीं से हम उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे, वहीं से हम उनका बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखेंगे, वहीं से हम उनका होमो ल्यूमो कैलकुलेट करना सीखेंगे, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इनऑर्गेनिक के वो सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस यहां से भी उठते हैं। जितना इंपॉर्टेंट मैंने वेस्पर थ्योरी को बोला था जब मैं समझा रही थी, पढ़ा रही थी, आप जब हम पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे आप खुद देखना हम कितने सारे क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। उसके बाद बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो जैसा मैंने अभी स्टेटमेंट दिया कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेंगे। अब कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल से कंबाइन होगा, यह हमें कैसे पता चलेगा? उसके लिए मेजर कंडीशन यह है कि जिस एटॉमिक ऑर्बिटल को आप कंबाइन कर रहे हो उन दोनों का सिमेट्री सेम होना चाहिए, उनका एनर्जी सेम होना चाहिए, उनका साइज सेम होना चाहिए। मैम हम साइज कैसे देखेंगे? बेटा बोर-बरी रूल स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपने पढ़ा था n+l रूल से, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि 1s वाला सिर्फ 1s वाले के साथ ही कंबाइन होगा, 1s वाला 2s के साथ कंबाइन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो आपस में कंबाइन हो रहे हैं उनका साइज बराबर होना चाहिए, ठीक है। और उसी तरीके से 2s वाला 2s के साथ कंबाइन होगा और 2p वाला 2p के साथ कंबाइन होगा। लेकिन इस 2p के अंदर भी तो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? एक होता है px, एक होता है py और एक होता है pz। एज इट इज इसके 2p में भी 3 ऑर्बिटल होंगे। कौन कौन से बेटा? px, py और pz। तो बेटा साइज सिमिलर होने के साथ साथ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की और एक क्या मस्ट कंडीशन थी कि उनका ओरिएंटेशन भी सेम होना चाहिए। ओरिएंटेशन सेम होने का मतलब यह है कि अगर px एक्सिस वाला आपने ऑर्बिटल लिया है तो उसका ओवरलैपिंग आप px वाले के साथ ही करवाओगे और फिर वहां से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को फॉर्म करोगे। और किस तरह की ओवरलैपिंग हो रही है उससे हमें यह तो पता चल जाएगा कि कौन सा बॉन्ड बनेगा, क्योंकि हमने कल वापस रिवाइज किया था कि एक्सियल से सिग्मा बनता है और कोलेटरल साइड वाइज से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, राइट। अब इस केस में इससे यह पता चला कि ये px वाला सिर्फ px वाले के साथ ओवरलैपिंग करेगा, ये py वाला py के साथ ओवरलैपिंग करेगा और ये pz वाला pz वाले के साथ ओवरलैपिंग करेगा। और जब ये ओवरलैपिंग करते हैं बेटा तो ओवरलैपिंग भी 2 तरीके की होती है, एक्सियल और वो तो था ही, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्या मतलब है? एडिटिव एंड सब्ट्रैक्टिव। एडिटिव ओवरलैपिंग करवा रहे हैं जब हम दोनों को सम अप कर रहे हैं और सब्ट्रैक्टिव ओवरलैप करवा रहे हैं जब हम उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। और ये थ्योरी यहां से हमारे पास बनेंगे बेटा जब जब हम एडिटिव ओवरलैपिंग करवाएंगे तो वहां से हमारे पास फॉर्मेशन होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, और जब हम सब्ट्रैक्टिव ओवरलैपिंग करवाएंगे तो फॉर्मेशन होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। मैम ये क्या होते हैं? बेटा ये हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं ओवरलैपिंग के लिए उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 1s वाला इस 1s वाले के साथ मान लिया ओवरलैपिंग किया, और अगर 1s वाला 1s के साथ ओवरलैपिंग किया तो कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं? 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं। और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कितने बनाएंगे? 2 बनाएंगे। कैसे? जब ये एडिटिव ओवरलैपिंग करेंगे तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, और जब ये सब्ट्रैक्टिव ओवरलैपिंग करेंगे तब ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। जब हमारे पास सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आ जाएंगे, पहले तो मैं आपको बना के दिखाऊंगी कैसे आएंगे, उसके बाद सिंपल हम उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करेंगे इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका बिल्कुल उन 3 रूल को फॉलो करते हुए होगा। कौन से 3 रूल? अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ जी ने क्या कहा था? इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। जिसकी एनर्जी कम है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरोगे, जिसकी एनर्जी ज्यादा है फिर उसमें इलेक्ट्रॉन भरोगे।
सेकेंड, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन अपोजिट स्पिन। एक ऑर्बिटल में, एक डब्बे में 2 ही इलेक्ट्रॉन भरोगे, वो भी अपोजिट स्पिन में भरोगे। और तीसरा रूल कौन सा इंपॉर्टेंट था बेटा? हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। वो ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी बराबर होती है, पहले हर ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन दोगे, उसके बाद उनकी पेयरिंग करवाओगे। उन सब चीजों का ध्यान रखते हुए फिर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, जिसमें जितने इलेक्ट्रॉन हमने भरे हैं, जैसे जैसे भरे हैं, वो हो जाएगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Nb minus Na upon 2. That means number of electrons present in bonding molecular orbital, that is minus number of electrons in anti-bonding molecular orbitals, divide by 2 कर देंगे, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर नंबर ऑफ बॉन्ड कितने होते हैं किसी भी एटम के बीच में, हमें ये बताने में हेल्प करता है। फिर हम डिस्कस करेंगे होमोल्यूमो, तो एप्लीकेशंस जब आएंगी तो हम सारी चीजें मूव ऑन करेंगे, बट पहले समझो थ्योरी का क्या सिग्निफिकेंस था और फिर इसकी एप्लीकेशन। इसकी एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में मैं सॉर्टेड कर दूंगी आपको कि करना क्या है और ट्रिक्स भी बता दूंगी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इस थ्योरी के बारे में। और सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस थ्योरी की, तो इस थ्योरी को दिया किसने था बेटा? दिस थ्योरी इज गिवन बाय हुंड्स एंड मुलिकन। कुछ बच्चे पूछेंगे अब मैम क्या ये भी पेपर में आएगा? आएगा तो कुछ नहीं, अगर किसी ने कोई अच्छा काम किया है तो क्रेडिट देने में क्या जाता है। तुम लोग तो कुछ अच्छा काम नहीं भी करते तो भी जब लाइव क्लास होती है बच्चे बोलते टेक माय नेम, टेक माय नेम। किस खुशी में भाई? कैसा किया, क्या किया तुमने जो तुम्हारा नाम लिया जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट। आपकी इच्छा है बेटा, चाहो आप साथ साथ लिखो और न चाहो आपकी इच्छा है लास्ट में लिखना बेटा, मैं हमेशा बोलती हूँ। So this theory is proposed by, given by, proposed by हुंड्स एंड मुलिकन। और यहाँ पे प्रपोज का मतलब वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो, ठीक है। ये मैंने पहले भी रिपीट किया था, तब मुंह में आया बेटा, बता चुकी हूँ मैं, ठीक है। तो दिस थ्योरी इज गिवन बाय, प्रपोज्ड बाय हुंड्स एंड मुलिकन। और किस कंसेप्ट पे बेस्ड थी बेटा? ये बेस्ड थी, इट explains the overlapping of atomic orbitals for the formation of molecular orbitals। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग करेंगे और किन का फॉर्मेशन करेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का। नई नई टर्म से घबराना मत, जब मैं रिप्रेजेंट करके बताऊंगी तो एक एक ड्रॉ करके भी बता दूंगी, ठीक है। तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का, और यही एमओटी जो थ्योरी थी, इसको अब हम शॉर्ट में थ्योरी बोलेंगे एमओटी, दैट एक्सप्लेन्स। एक और थ्योरी है बेटा कोवेलेंट बॉन्ड की, LCAO, और इस LCAO का फुल फॉर्म है लीनियर combination of atomic orbitals, linear combination of atomic orbitals, linearly जब ये कंबाइन होते हैं उसी पे ये बेस्ड है। क्लियर? अब एमओटी का जैसा मैंने आपको बताया, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे और नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी atomic orbitals combine, or we can say it overlap, combine and form new molecular orbitals of different size, उनका साइज अलग होता है, शेप एंड एनर्जी, उनकी एनर्जी भी कैसी होती है बेटा? अलग होती है। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं, फॉर्मेशन करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का। कैसे कंबाइन होंगे मैंने यहाँ पे मेजर कंडीशंस आपको बता दी है, लेकिन मैं इन्हें लिखवा भी दूंगी, तो एक बार जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो बेटा।
जिन्हें भी नोट डाउन करना है यहाँ पे वीडियो पॉज करना बेटा, क्लियर, और नोट डाउन कर लेना, क्लियर। तो यहां से हमें पता चला एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट में यहां लिख रही हूं बेटा, इसको याद रखना, दैट नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू, किसके बराबर होगा बेटा, इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन। वो किसके बराबर होगा, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए हैं उसके बराबर होगा। इस चीज का ध्यान रखना। तो वो मैंने आपको बता ही दिया। फॉर एग्जांपल 1s वाला 1s के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है, तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल है 1s 1s, जब इसने एडिटिव ओवरलैपिंग की तो बनाया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जब इसने सब्ट्रैक्टिव ओवरलैपिंग की तो इसने बनाया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं किस चीज के बारे में, नेक्स्ट कि ये जो आपस में कंबाइन भी होंगे इसके लिए क्या मस्ट कंडीशन है वो भी हम नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते क्या है बेटा, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं ये 3D स्पेस होता है अराउंड द न्यूक्लियस, जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर orbital is the 3D space around the nucleus, around the nuclei, where the probability of electron, यानी कि इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो पॉसिबिलिटी होगी वो मैक्सिमम होगी, where the probability of finding electron is maximum, जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी या टेंडेंसी क्या होगी बेटा, मैक्सिमम होगी। क्लियर। नेक्स्ट बेटा, ये जो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं ये किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, हमारे पास ये एनर्जी की फॉर्म में अरेंज होंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। तो हमारे पास ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी बनेंगे ना ये भी दो तरीके के होंगे। सो द टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, तो हमारे पास दो टाइप होंगे जैसा कि मैंने आपको बताया। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में एक होगा हमारे पास दैट इज BMO, क्या बोलते हैं बेटा, BMO, और एक है हमारे पास दैट इज ABMO। अगर हम बात करें BMO और ABMO की, तो BMO का फुल फॉर्म क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्या है बेटा, दैट इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और ABMO का फुल फॉर्म क्या है बेटा, ABMO का फुल फॉर्म है दैट इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो मैंने आपको अभी बताया था, थोड़ा सा हिंट दिया था, और थोड़ी देर बाद मैं आपको रिप्रेजेंट करके भी बताऊंगी कि ये एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव ओवरलैपिंग क्या होती है, ठीक है। तो यहां पर BMO कब बनता है बेटा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कब बनता है, ऑन एडिटिव मिक्सिंग, जब हम ऑन एडिटिव मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जब हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स की कैसी मिक्सिंग कराते हैं बेटा, एडिटिव मिक्सिंग कराते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड। क्लियर। सेम उसी तरीके से ABMO कब बनता है बेटा, ABMO बनता है ऑन सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग, जब हम उनकी सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग कराते हैं तो क्या बनता है बेटा, ABMOs आर फॉर्म्ड। मैम एक बार करके बता दो, ज्यादा समझ नहीं आ रहा है, आप ड्रॉ करके बताओगे तो हमें ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने एक हिंट तो दे दी बेटा कि जब यहां पर क्या होती है एडिटिव मिक्सिंग,
क्लियर। तो इसको अगर हम बेटा, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट है, ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये वाली जो ओवरलैपिंग होती है इसे हम एडिटिव तो बोलते ही हैं, इसे हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से भी समझते हैं। किससे बेटा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसका जो मैथमेटिकल हमारे पास रिलेशन आता है। और इसे हम किससे समझते हैं बेटा? दैट इज कंस्ट्रक्टिव। तो आप इमेजिन कर सकते हो उसका नाम क्या होगा? बिल्कुल, वहां पर हम लिखते हैं दैट इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब इस केस में मान लो बेटा एक 1s ऑर्बिटल है और एक 1s ऑर्बिटल है, दोनों का शेप तो स्फेरिकल होता है, यहां तक तो हमें कोई शक था ही नहीं। जब दोनों की एडिटिव ओवरलैपिंग करवा रहे हैं, जब दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन की मिलने की पॉसिबिलिटी यहां पर भी है और यहां पर भी है। तो दोनों का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको ये पता है बेटा, जब 1s और 1s ओवरलैपिंग करेंगे तो ऑन द एक्सिस ओवरलैपिंग करेंगे, और जब जब ऑन द एक्सिस ओवरलैपिंग होती है सिग्मा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। और क्योंकि 1s 1s ने ओवरलैपिंग की तो इसे हम बोलेंगे सिग्मा 1s। और ये क्या है? ये एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। वहीं पे बेटा यही 1s ऑर्बिटल था मेरा और यही 1s ऑर्बिटल था दूसरा, दोनों की मैंने सब्ट्रैक्टिव ओवरलैपिंग की। अब इस केस में ये प्लस तो प्लस ही रहेगा, यहां पर इसको पॉजिटिव मान के चलेंगे अगर इसमें कोई साइन नहीं है तो। और अब इस केस में माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो पहले क्या था? पहले क्या था? सिमेट्रिक था पूरा, क्लियर, दोनों तरफ सेम था। लेकिन अब इस केस में यहां पर इनके इलेक्ट्रॉन मिलने की जो पॉसिबिलिटी है, ये जो 1s 1s की ओवरलैपिंग हुई है, ये सब्ट्रैक्टिव ओवरलैपिंग हुई है। और अब इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें इतना तो पता है कि 1s 1s ओवरलैपिंग तो ऑन द एक्सिस ही करेगा, तो बनेगा तो सिग्मा 1s ही। लेकिन इस केस में एक तरफ कलेक्ट हो जाएगा पॉजिटिव वाला और एक तरफ कलेक्ट हो जाएगा नेगेटिव वाला, और इन पॉजिटिव नेगेटिव को सेपरेट हम कर सकते हैं। और जो ये लाइन सेपरेट कर रही है इसे हम क्या बोलते हैं? नोड, क्लियर। और इस केस में ये कहलाती है लोब्स, जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी है। प्लस ये सिग्मा 1s है बेटा, तो ओवरलैपिंग कौन सी हुई? सब्ट्रैक्टिव ओवरलैपिंग हुई। तो यहां पर इसे हम स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम क्या बोलते हैं? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जब जब ओवरलैपिंग ऑन द एक्सिस होगी, एक्सियल सिग्मा तो बनना ही था, इधर भी सिग्मा इधर भी सिग्मा, दोनों में डिफरेंस क्या है? एक है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और क्योंकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होता है इट इज क्वाइट स्टेबल, और जो स्टेबल होता है उसकी एनर्जी हमेशा कम होती है। तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम है एज कंपेयर टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्लियर। तो एक एक टर्मिनोलॉजी का मतलब समझो बेटा, हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आते जा रहे हैं। सोचो वही नाइट्रोजन एटम, दूसरा भी नाइट्रोजन एटम, एक नाइट्रोजन का 1s दूसरे नाइट्रोजन के 1s के साथ ओवरलैपिंग किया तो एक बनाया सिग्मा 1s जिसकी कम एनर्जी है, एक बनाया सिग्मा स्टार 1s। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल ने ओवरलैपिंग किया और दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन किया। और ओवरलैपिंग करने की मस्ट कंडीशन है क्या? फॉर ओवरलैपिंग, मैं यहां पर ही लिख देती हूं, यहां पर लिख देती हूँ, चलो आगे वाले नेक्स्ट पेज पे लिख देंगे। यहाँ तो अभी हम ABMO और BMO के बारे में ही पढ़ रहे थे, तो इसे हम बेटा साई से भी समझ सकते हैं, वेव फंक्शन से, जहां पर हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की तरफ जाते हैं। लेकिन इतना डिटेल में हमको नहीं जाना, वो हमारे काम का एज सच नहीं है, क्लियर बेटा। तो यहां से हमारे पास BMO और ABMOs का फॉर्मेशन होता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा वो सारे शेप्स जो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा शेप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक बार शेप्स भी आ जाएंगी, फिर हमारा जो लास्ट वाला वर्क है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि होल सोल हमें कहीं जाके थ्योरी तो लिखनी नहीं है। सही बात है ना भाई बच्चों, हमें क्या करना है, हमें सिंपली समझ आना चाहिए कि भाई चल क्या रहा है, और हमें तो बस ये बता दो कि क्वेश्चन हमारा कैसे बनेगा, ठीक है। तो अब हम एडिटिव सब्ट्रैक्टिव दोनों तरह की ओवरलैपिंग करवाएंगे।
1s 2s और 2p की सिर्फ। मैम उससे ज्यादा क्यों नहीं करा रहे? उससे ज्यादा सिलेबस में भी नहीं है और उससे ज्यादा कभी काम नहीं आने वाला। उससे और ज्यादा की तरफ चले तो ऑर्गेल डायग्राम, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे काम की नहीं है। लेकिन हमारे सिलेबस में एमओटी सिर्फ और सिर्फ होमोडायटोमिक और हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए है, जिसमें भी हेटेरोडायटोमिक सिर्फ CO है। मैम होमोडायटोमिक क्या होता है? दोनों एटम्स जो सेम हो और डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हो, लाइक H2 हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया। क्लियर? इस तरीके से हेटेरोडायटोमिक, दोनों डिफरेंट एटम जो डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल CO हो गया। क्लियर? अब बढ़ते हैं बेटा शेप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की तरफ। तो मैं आपको 1s का दिखा चुकी हूं, एक बार फिर से देख लो। 1s का और 1s का एडिटिव भी दिखा दिया, सब्ट्रैक्टिव भी दिखा दिया। एज इट इज 2s की ओवरलैपिंग होगी। फिर भी चलो करके बता देते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मैंने लिया एक 2s ऑर्बिटल, थोड़ा पतला कर लें इसे, एक 2s ऑर्बिटल लिया और दूसरा 2s ऑर्बिटल लिया। हमें तो ये पता है होता तो ये स्फेरिकल ही है, होता तो ये स्फेरिकल ही है। अब इस केस में हमने दोनों की ओवरलैपिंग कराई। तो बेटा ये ओवरलैपिंग कैसे करेंगे? ओवरलैपिंग ये ऑन द एक्सिस ही करेंगे। जब दोनों को पास लाया जाएगा तो ये ऑन द एक्सिस ही एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे। तो ये भी क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया? कि बॉन्ड तो सिग्मा ही बनेगा, लेकिन यहां से भी दो तरह की ओवरलैपिंग होगी। एक होगी बेटा एडिटिव ओवरलैपिंग और एक होगी बेटा सब्ट्रैक्टिव ओवरलैपिंग। यहां पे मैं फिर से लिख देती हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये रिप्रेजेंट कर रहा है एडिटिव मिक्सिंग को, एडिटिव ओवरलैपिंग को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है सब्ट्रैक्टिव को। तो इनिशियली क्या था? दोनों को हमने रिप्रेजेंट कर रखा था, और इस केस में यहां से जब एडिटिव ओवरलैपिंग कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन की मिलने की पॉसिबिलिटी, दोनों सिमेट्रिक है भाई, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी रख रहा है। तो इस तरीके का इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का शेप होगा। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे जब दोनों ओवरलैप कर जाएंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। दोनों ने एडिटिव ओवरलैपिंग की, मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। और यहां पर बॉन्ड कौन सा बनेगा? सिग्मा। तो इसका नाम क्या है? सिग्मा 2s। और ये भी क्या है? एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अब हम सब्ट्रैक्टिव ओवरलैपिंग कराएं तो ओवरलैपिंग तो वो ऑन द एक्सिस ही करेंगे। तो ये तो क्लियर हो गया था कि बॉन्ड तो सिग्मा ही बनेगा। लेकिन अब यहां पर मान लो ये पॉजिटिव वाला है, उसके बीच में मैं माइनस कर दूं तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो एक तरफ पॉजिटिव स्फीयर का पार्ट कलेक्ट हो जाएगा और एक तरफ कलेक्ट हो जाएगा नेगेटिव पार्ट। और क्योंकि दोनों सेपरेट हो रहे हैं तो इसमें एक नोड भी प्रेजेंट है। ये तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, एक नोड भी प्रेजेंट है। और इसमें बॉन्ड तो सिग्मा ही बना। किससे बना? 2s से बना। और ये कैसा है? बॉन्ड, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसलिए मैंने यहां पर क्या रिप्रेजेंट किया है? सिग्मा स्टार। क्लियर? तो ये एक और हमने एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन किया। नोड का मतलब आपको पता ही होगा बेटा। नोड आपने पढ़ी हुई है, रेडियल नोड, स्फेरिकल नोड, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। स्पेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम, उसको सेपरेट करने के लिए हमारे पास एक लाइन थी जिसे हमने नोड बोला है। क्लियर? अब उसी तरीके से बेटा 2p वालों के साथ ओवरलैपिंग करेंगे। ठीक है? तो मैंने क्या कहा था? मैंने ये कहा था फॉर ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, फॉर ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, their size, shape और साथ के साथ ओरिएंटेशन शुड बी सेम। ओरिएंटेशन क्या होता है? मैंने आपको बताया था। px वाला px वाले के साथ ही ओवरलैपिंग करेगा, py वाला py वाले के साथ ही ओवरलैपिंग करेगा, और pz वाला pz वाले के साथ ही ओवरलैपिंग करेगा। अब अगर कभी ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए? px py pz है तो बेटा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो एक ही है। जब हम ओवरलैपिंग कराएंगे तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, मान लो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z एक्सिस है। अब इस केस में तीनों को रिप्रेजेंट कर देती हूं मैं यहीं पे, px। अब बेटा बताओ, अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस px z है तो px कैसा होगा? ये x एक्सिस px और ये भी x एक्सिस px।
दोनों आपस में कैसे ओवरलैपिंग कर रहे हैं? परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, दोनों पैरेलली ओवरलैप कर रहे हैं। दैट मींस यहां से पाई बॉन्ड बनेगा। तो ये अगर 2p का है, 2px तो यहां से बन जाएगा पाई 2px। सेम इसी तरीके से py कैसे ओवरलैपिंग करेंगे? अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z है तो ये एक py और ये दूसरा py, और इस केस में भी दोनों जो ओवरलैप कर रहे हैं वो परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कर रहे हैं। अब इस केस में ये मत कंफ्यूज हो जाना बेटा, ओवरलैपिंग मैंने बहुत अच्छे से समझाई है, ये मत कंफ्यूज हो जाना कि मैम ये तो साइड में जा रहे हैं, आपने कैसे कह दिया कि ये परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। तो मैं आपकी सुविधा के लिए समझा देती हूँ, सुनना ध्यान से, देखना बेटा ध्यान से। अगर अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, क्लियर? तो और ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z है, ये z है, ठीक है, ये x है और इधर होगा y, क्लियर? अब इस केस में अगर ये z था तो px कैसा होगा? x एक्सिस के ऊपर, अगेन परपेंडिकुलर है इसके। और py कैसा होगा? इधर 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 इधर, तो भी तो दोनों पैरेलली कंबाइन हो रहे हैं और दोनों परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। यहां से एक पाई 2py बनेगा। और जब pz ओवरलैप करेंगे तो ये pz और ये दूसरा pz, तो दोनों कहां टकरा रहे हैं? दोनों ऑन द एक्सिस टकरा रहे हैं, तो बॉन्ड कैसा बनेगा? सिग्मा बनेगा। तो यहां से बनेगा सिग्मा 2pz। यानी कि जब 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 ओवरलैपिंग किसकी होगी बेटा? आज फिर से एक्सक्यूज मी, आज फिर से मेरी चाय ठंडी हो गई है, 1 मिनट रुको बेटा, चाय गर्म करने के लिए बोल देती हूँ। अब इस केस में क्या होगा बेटा? इससे हमें यह पता चल गया कि जब 2p ओवरलैपिंग करेंगे, हाँ दूसरी भी चलेगी दूसरी भी चलेगी। जब 2p ओवरलैपिंग करेगा तो 2 पाई बॉन्ड बनेंगे और एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है? 2 पाई बॉन्ड बनेंगे, एक सिग्मा बनेगा। अब इसमें भी एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव होगी, तो क्या क्या बनेंगे बेटा? पाई 2px, पाई स्टार 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2py, सिग्मा 2pz, सिग्मा स्टार 2pz। क्योंकि मैंने अभी बताया ओवरलैपिंग 2 प्रकार से करवाएंगे, एडिटिव सब्ट्रैक्टिव। एडिटिव होगी तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे और सब्ट्रैक्टिव होगी तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है? तो अब हम करवा देते हैं 2p वालों की भी ओवरलैपिंग, ठीक है? तो सबसे पहले हमने क्या ले लिया बेटा? सबसे पहले हम करवा देते हैं ओवरलैपिंग। किसकी ओवरलैपिंग करवा देते हैं? एडिटिव इंटरमिक्सिंग करवा देते हैं। किसकी? 2px और 2px की, क्लियर? तो ये मैं करवाने जा रही हूं इनकी एडिटिव मिक्सिंग। तो यहां तक तो हमें कोई शक था ही नहीं। कहां तक कोई शक नहीं था बेटा? कि बॉन्ड तो सिग्मा ही बनेगा, क्योंकि ये कौन सा है बेटा? 2pz, मैं पहले ही बता दूं, और ये भी है 2pz। तो एडिटिव मिक्सिंग होगी तो अब आप खुद बताना बेटा, ये पॉजिटिव नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं बदलेंगे, ठीक है? ये पॉजिटिव नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस और प्लस प्लस प्लस, तो यहां पर माइनस हो गया, यहां पे प्लस हो गया, एज इट इज रहा। अब इस केस में जब ओवरलैप करेंगे तो ये पॉजिटिव एज इट इज, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव एज इट इज। यानी कि बीच में नेगेटिव वाला स्फीयर कलेक्ट हो गया और साइड में 2 पॉजिटिव वाले स्फीयर कलेक्ट हो गए। मैम ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है? एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हो, एक अप स्पिन एक डाउन स्पिन, वही तो होता है, प्लस हाफ माइनस हाफ वाला, ठीक है? तो अब इस केस में जब मिक्सिंग हुई तो यहां तक तो कोई शक था ही नहीं कि सिग्मा 2pz बनेगा। सिग्मा क्यों आया? क्योंकि एक्सियल ओवरलैपिंग आई है। 2pz क्यों आया? क्योंकि 2pz की ओवरलैपिंग करवाई है, राइट? और यहां से जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है ये उसका नाम है, और इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, टॉफी की तरह दिखाई देगा। साइड में पॉजिटिव वाला, बीच में जैसे इक्लेयर्स की चॉकलेट आती थी ना, ये नेगेटिव वाला पार्ट कलेक्ट हो गया, और इधर इधर क्या आ जाएगा बेटा? पॉजिटिव वाला पार्ट कलेक्ट हो गया। तो ये क्या हो गई? ये हो गई एडिटिव मिक्सिंग ऑफ 2pz। एज इट इज हम इनकी क्या करा देते हैं बेटा? एज इट इज हम इनकी करा देते हैं
सब्ट्रैक्टिव इंटरमिक्सिंग। क्या करवा देते हैं बेटा? सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग करा देते हैं। और जब सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग कराओगे तो सीन कुछ ऐसा दिखाई देगा कि यहाँ पे माइनस आ जाएगा। मैं इसको अलग से ये बताती हूँ ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? माइनस आ जाएगा। कैसे? ये वही पॉजिटिव, ये वही नेगेटिव, माइनस किया किसके साथ? वही ये नेगेटिव, वही ये पॉजिटिव। अब एक बात बताओ, यहां तक तो कोई शक नहीं है कि सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और 2pz नहीं किया तो सिग्मा 2pz बोलेंगे। लेकिन सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग हुई है तो सिग्मा स्टार 2pz। और इस केस में, अब इस केस में प्लस माइनस एज इट इज, माइनस माइनस प्लस, और माइनस प्लस माइनस, नेगेटिव पॉजिटिव में तो कोई शक नहीं होगा। तो अब हमारे पास ये चार तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गए। देखो एक बार कैसे हो गए, देखो एक बार जल्दी से, देखो एक बार जल्दी से। तो सीन कुछ ऐसा दिखाई देगा, यहां पर ये हमारे पास प्रेजेंट है पॉजिटिव वाला, इधर इसमें प्रेजेंट है नेगेटिव, यहाँ पे एक नोड जो इनको सेपरेट कर रही है, और माइनस माइनस इधर प्रेजेंट है पॉजिटिव वाला स्फीयर, और इधर प्रेजेंट है दैट इज माइनस प्लस माइनस। कुछ इस प्रकार का ये दिखाई देगा। मैम क्या स्ट्रक्चर्स हमें बनाने को आएंगी? ना जी, बिल्कुल भी बनाने को नहीं आएंगी। यहाँ पर कोई सेपरेशन नहीं है, यहाँ पर नो नोड और यहाँ पर एक नोड है जो इनको सेपरेट कर रही है, और सब्ट्रैक्टिव ओवरलैपिंग से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है उसे हम कहते हैं ABMO, दैट इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिंपली प्लस माइनस कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है बेटा? सेम इसी तरीके से बेटा जिस तरह की ओवरलैपिंग px करेगा, सेम ओवरलैपिंग py करेगा, और दोनों का पाई बॉन्ड बनेगा, और दोनों की एनर्जी भी बराबर होती है। क्लियर? दोनों की एनर्जी भी बराबर होती है। तो मैं किसी एक को रिप्रेजेंट करके बता देती हूँ। तो हमें ये पता है कि पाई बॉन्ड ही बनना है क्योंकि परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैपिंग होगी। तो एक बार बनेगा कैसा? कैसा? पाई दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरा पाई स्टार दैट इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अब हम ओवरलैपिंग करवाने जा रहे हैं 2px की। तो अब हमने ओवरलैपिंग कराई 2px की। तो ये px कैसे दिखाई देगा? कुछ ऐसा दिखाई देगा, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z है ना, तो उसका ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। एडिटिव ओवरलैपिंग करवा लेते हैं पहले। तो ऊपर प्रेजेंट है पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। तो क्लियर है, जब दोनों की ओवरलैपिंग होगी तो पॉजिटिव पॉजिटिव वाला पार्ट ऊपर कलेक्ट हो गया, तो ये इस तरीके से है, और ये सेपरेट हो रहा है नेगेटिव वाले से। तो ओवरलैपिंग हुई, नो डाउट बॉन्ड तो पाई ही बनेगा। ओवरलैपिंग परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती है, और किसके ओवरलैपिंग से बना? 2px तो पाई 2px बोलेंगे। और ये कैसा है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वहीं पे जब इनकी सब्ट्रैक्टिव ओवरलैपिंग कराएंगे तो क्या होगा? देखना बेटा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, सब्ट्रैक्टिव ओवरलैपिंग कराते हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब हमने क्या कराई? सब्ट्रैक्टिव ओवरलैपिंग, सब्ट्रैक्टिव ओवरलैपिंग। तो सब्ट्रैक्टिव ओवरलैपिंग करवाने पर क्या होगा बेटा? प्लस माइनस एज इट इज, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। क्या बेटा? तो ऊपर वाला प्लस एज इट इज, नीचे वाला माइनस एज इट इज, ये माइनस प्लस क्या हो गया? माइनस, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस। और इसमें टोटल 2 नोड्स प्रेजेंट होती हैं जो सेपरेट करती हैं, 2 नोड्स। और क्योंकि सब्ट्रैक्टिव ओवरलैपिंग हुई है तो पाई स्टार बनेगा, तो पाई स्टार 2px। सेम रिप्रेजेंटेशन 2py का होगा। तो हमने क्या देखा बेटा? हमने देखा 1s ने ओवरलैपिंग की, एक बनाया सिग्मा 1s, एक बनाया सिग्मा स्टार 1s। 2s ने ओवरलैपिंग की, एक बनाया सिग्मा 2s, एक बनाया सिग्मा स्टार 2s। पाई 2px ने ओवरलैपिंग की, सॉरी 2px ने तो पाई 2px, 2py ने तो पाई 2py, और 2pz ने ओवरलैपिंग किया तो सिग्मा 2pz बनाया। क्लियर? अब इस केस में हमारे पास सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आ चुके हैं। तो अब क्या किया हुंडसन मुलिकन ने? इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में अरेंज किया, और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में अरेंज करके इनमें इलेक्ट्रॉन भरना शुरू किया, सिंपल तीनों प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी का डायग्राम।
वहां तक हम पहुंचेंगे। सबसे पहले मैं आपको लिखवा देती हूं कि क्या मेजर पॉइंट्स है जो हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन molecular orbitals, the three important principles should be followed। और वो कौन कौन से प्रिंसिपल हैं वो मैं लिखवा देती हूं। नंबर वन कौन सा है? नंबर वन है हमारे पास, दैट इज आफबाउ प्रिंसिपल। याद आ जाएगा बेटा, थोड़ा सा मैं रिकॉल कराती हूँ। आफबाउ जी क्या कहते थे? आफबाउ जी कहते थे दैट इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स को हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी में भरना है हमेशा। नेक्स्ट कौन सा प्रिंसिपल था बेटा? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और पॉली जी ने क्या कहा था कि एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, वो भी अपोजिट स्पिन में। क्या कहा था? प्रिंसिपल थोड़ा ऊपर चला गया ना, साइमल्टेनियसली रखते हैं भाई, ठीक है। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, थैंक यू दीदी, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास आया था पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और पॉलीज जी ने क्या कहा था, देखेंगे बच्चों ध्यान से। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपको याद होगा क्या कहा था बेटा? उन्होंने कहा था दैट नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेम वैल्यू ऑफ ऑल द 4 क्वांटम नंबर। और अभी मैं दूसरा स्टेटमेंट ही लिखवाती हूं ताकि हमें वही रूल याद रहे। एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट, एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, और वो भी इन अपोजिट स्पिन। ये ध्यान रखना है, इन अपोजिट स्पिन, क्लियर? इन अपोजिट स्पिन। नेक्स्ट थर्ड रूल कौन सा था बेटा हमारे पास? थर्ड रूल था हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। जिन्होंने क्या कहा था बेटा कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो और जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं बेटा? वो ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी बराबर होती है, वो ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी बराबर होती है, जब आप उनमें इलेक्ट्रॉन भरोगे तो पहले हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भर देना और उसके बाद पेयरिंग कराना, उसके बाद पेयरिंग कराना। इस चीज का ध्यान रखना है बस, ठीक है। अब मैं आपके सामने सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना देती हूं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। तो बेटा ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, याद रखना। जब जब टोटल इलेक्ट्रॉन किसी भी मॉलिक्यूल में लेस देन इज इक्वल्स टू 14 होंगे, उनके लिए यही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉलो होगा, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो मान लो इधर मैं लिख रही हूं एक एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल, इधर मैं लिख रही हूं दूसरा एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल, और बीच में मैं ड्रॉ करूंगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो यहां था 1s, ये रहा 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, क्लियर। यहां पर था हमारे पास 1s, ये हो गया एक एटॉमिक ऑर्बिटल। जब दोनों की ओवरलैपिंग हुई, जब दोनों की ओवरलैपिंग हुई तो उन्होंने क्या बनाया? पहले इन्होंने बनाया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन्होंने बनाया उसकी एनर्जी कैसी थी बेटा? कम थी एंटी बॉन्डिंग वाले से, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल था। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है सिग्मा 1s। जब इन दोनों ने सब्ट्रैक्टिव ओवरलैपिंग की तो इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने बनाया एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसका नाम है सिग्मा स्टार 1s, और वो एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। सेम उसी तरीके से बेटा 2s की बात करते हैं, डायग्राम और नीचे से लेते हैं ताकि पूरा यहीं पे आ जाए, ठीक है। यस बेटा देखते चले जाना। यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, और यहाँ पर भी प्रेजेंट है 1s एटॉमिक ऑर्बिटल। दोनों ने जब
एडिटिव मिक्सिंग की तो उन्होंने क्या बनाया, इन्होंने एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया जिसका नाम है सिग्मा 1s। जब दोनों ने सब्ट्रैक्टिव ओवरलैपिंग की तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना उसका नाम है सिग्मा स्टार 1s। उसके बाद हमारे पास आता है 2s। मैम 2s 1s के ऊपर क्यों आ रहा है? क्योंकि 2s वाली की एनर्जी 1s वाले से ज्यादा है, और ये डायग्राम जो हम बना रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी में बना रहे हैं। तो 2s एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, यहाँ पर 2s एक एटॉमिक ऑर्बिटल है। जब दोनों ने एडिटिव ओवरलैपिंग की तो यहां से क्या बना, यहां से बना सिग्मा 2s। और जब दोनों ने सब्ट्रैक्टिव ओवरलैपिंग की तो यहां से बना सिग्मा स्टार 2s। मैम आपने इसको ऊपर क्यों रखा? क्योंकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और उसकी एनर्जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से ज्यादा है, क्योंकि जिसकी स्टेबिलिटी कम होती है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा 2p, और 2p की ओवरलैपिंग करवाते हैं। तो जब 2p के 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने ओवरलैपिंग की थी तो क्या हुआ था बेटा? 2 पाई बने थे और एक सिग्मा बना था। तो अब इस केस में सबसे पहले जब टोटल इलेक्ट्रॉन लेस देन इज इक्वल्स टू 14 वाला डायग्राम है तो पाई वालों की दोनों की एनर्जी बराबर है। तो यहां पर क्या बना, एक बना पाई 2px, एक बना पाई 2py। और जब इनकी यहां पर तीसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है जिसका नाम क्या होगा बेटा, जिसका नाम होगा सिग्मा 2pz। क्लियर? और जब इनकी सब्ट्रैक्टिव ओवरलैपिंग हुई है तब यहां से क्या बनेगा बेटा, तब यहां से एज इट इज जैसे नीचे है सबसे पहले बनेगा पाई 2px, पाई 2px स्टार, क्योंकि इन दोनों की एनर्जी तो बराबर है, पाई स्टार 2py। और दूसरा कौन सा बनेगा, लास्ट सिग्मा स्टार 2pz। तो अब देख लो बेटा, अब तक हमारे पास क्या था, अब तक हमारे पास सिंपल क्या था बेटा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी का डायग्राम है। तो ये इधर एक्सेस पे हमने क्या रिप्रेजेंट किया है, एनर्जी को। जिसकी एनर्जी कम है वो नीचे है, जिसकी एनर्जी ज्यादा है ऊपर की तरफ है। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये इस तरफ वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं बेटा एक एटम के, होमोडायटोमिक के लिए एप्लीकेबल है ना। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं दूसरे एटम के, दोनों की ओवरलैपिंग हुई, ये बीच में रिप्रेजेंट किए हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉन कहां भरने हैं, इलेक्ट्रॉन भरने हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, और ये आपके सामने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। क्लियर? जब हम बात करेंगे बेटा टोटल इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 वाले इलेक्ट्रॉन की, बहुत कम है ऐसे वाले डायग्राम को जो फॉलो करेंगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 वालों के लिए बस पता है कितना सा डिफरेंस है, ये सिग्मा 2pz नीचे आ जाएगा, पाई 2px पाई 2py ऊपर चला जाएगा। तो अभी इसमें बस उल्टा कर देना है, क्या उल्टा कर देना है, ऐसे कर देना है। तो यहां पर फिर पाई 2py, पाई ऊपर वाला सब एक सेम रहेगा, पाई 2px इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा सिग्मा 2pz। बाकी सब कुछ सेम है। समझना कैसे, अभी तक क्या था, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 2s 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, इन दोनों की एनर्जी बराबर, फिर ये आता था। इस वाले डायग्राम में सिग्मा 2pz नीचे आ जाएगा, पाई 2px पाई 2py ऊपर चला जाएगा। घबराना मत, मैं ड्रॉ करके भी बता दूंगी। अब इस केस में हम इलेक्ट्रॉन को भरना शुरू करते हैं वन बाय वन। ठीक है, तो मान लो मैंने ले लिया N2 मॉलिक्यूल। क्लियर? और अगर मैंने N2, तो बेटा पहले क्या करना, वीडियो पॉज करना, पूरा डायग्राम बनाना, फिर लिखना N2 और फिर पूरा डायग्राम बनाना और फिर इलेक्ट्रॉन भरना। ठीक है, अब इस केस में अगर ये N2 मॉलिक्यूल है, एक नाइट्रोजन एटम दूसरा नाइट्रोजन एटम, दोनों एटम्स की ओवरलैपिंग करवा के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। तो मान लो ये एक नाइट्रोजन एटम का है, तो हमने भर दिया इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p3। एज इट इज दूसरे नाइट्रोजन एटम को इधर भर दिया 1s2 2s2 2p3। अब ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, भूल जाओ कौन सा किसका था, सीधे क्या काउंट करो, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन बोले तो जितना इनका एटॉमिक नंबर है, तो एक नाइट्रोजन का 7 दूसरे नाइट्रोजन का 7 7 2 14, तो दोनों नाइट्रोजन में 14 इलेक्ट्रॉन है। बस
अब उन्हें भरना शुरू करो, कौन से प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग? अफबाउ, पॉली एंड हुंड्स। तो अफबाउ जी क्या कहते थे? इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। ठीक है, भर देते हैं। तो नीचे से ऊपर की तरफ एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब यहां पे हुंड्स रूल का ध्यान रखना, 9 10 11 12 13 14। सिंपल। आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाया और आपने ये इलेक्ट्रॉन्स भर दिए। अब हम बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट किसके बारे में बेटा? इनकी एप्लीकेशंस के बारे में, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इनकी एप्लीकेशंस है। तो कैसे डिस्कस करेंगे बेटा? देखना कैसे डिस्कस करते हैं हम इनकी एप्लीकेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजा आने वाला है अब, क्योंकि मैं एक कराऊंगी, बाकी सब मैं होमवर्क दे दूंगी। ठीक है, तो एप्लीकेशन मैं सीधे एप्लीकेशंस लिखवाती भी जाऊंगी और इसी N2 के साथ समझाती भी जाऊंगी, तो और इजी हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो सबसे पहली एप्लीकेशन हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, उस एप्लीकेशन का नाम क्या है बेटा? ज्यादा मोटा हो गया ना ये। उस एप्लीकेशन का नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या नाम है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर से चाय ठंडी हो जाएगी अभी, कोई बात नहीं, आप भी देखते जाना। बस 1 मिनट बच्चों, ठीक है। एक बार जब तक आप इस डायग्राम को याद करने की कोशिश करो, देखो एक बार इसको निहारो इसे अच्छे से, ताकि आपको ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का ऑर्डर अच्छे से याद हो जाए। ये वाली बात मैं फिर से बता दूंगी, घबराना मत। ठीक है, बस डायग्राम चेंज हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी। देख लो बच्चों ध्यान से। अगर ये देख लिया आप लोगों ने, तो बेटा कोशिश करना ये वाली ये याद हो जाए। ये सिग्मा 1 एस, सिग्मा स्टार 1 एस, सिग्मा 2 एस, सिग्मा स्टार 2 एस, पाई 2 पी एक्स, पाई 2 पी वाई, इन दोनों की एनर्जी बराबर होती है, फिर ये आता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन भरना आ जाएगा ना, फिर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख जाओगे। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी बेटा। ठीक है, साथ साथ चलो और रेगुलर बेसिस पे इनऑर्गेनिक को रिवाइज करना। केमिकल बॉन्डिंग खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपका इनऑर्गेनिक बहुत बाद में आएगा, बट भूल ना जाना इन 2 चैप्टर को। ये बेस है हमारी पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, तो ये बहुत काम आएगा। चलो बेटा डिस्कस कर लेते हैं, चाय अभी भी गर्म है, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में पी लेंगे, ये भी ठंडी हो जाएगी नहीं तो। 1 बाय 1 सारे एप्लीकेशंस की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो देखेंगे बेटा पहला पहला मैंने क्या बताया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें जिसमें जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन भरे हैं उन्हें लिखना शुरू करो। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं N2 मॉलिक्यूल की। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा? सबसे पहले हम लिखने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कैसे होता है बेटा? बिल्कुल तीनों रूल को फॉलो करते हुए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम क्या ध्यान रखना है वो भी मैं बता देती हूँ। ठीक है, वो तीनों रूल का। तो जब हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल्स टू 14 होंगे तो कैसे था बेटा? सिग्मा 1 एस कॉमा सिग्मा स्टार 1 एस कॉमा सिग्मा 2 एस। अगर इलेक्ट्रॉन भरेंगे, अभी जब एग्जाम्पल में करवा दूंगी N2 का, तो मैं इलेक्ट्रॉन भी भर के बता दूंगी। उसके बाद सिग्मा स्टार 2 एस, उसके बाद पाई 2 पी एक्स इज इक्वल्स टू पाई 2 पी वाई कॉमा, इक्वल क्यों रखा? इनकी एनर्जी बराबर है, सिग्मा 2 पी जेड कॉमा, उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा? सिग्मा 2 पी जेड के बाद कौन था बेटा? पाई स्टार 2 पी एक्स, पाई स्टार 2 पी वाई। तो लिखेंगे पाई स्टार 2 पी एक्स
इज इक्वल्स टू पाई स्टार 2py, कॉमा लास्ट में क्या है बेटा, लास्ट में है सिग्मा स्टार 2pz। उसी तरीके से बेटा अगर टोटल इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 है तो मैंने आपको क्या बताया था, उस केस में क्या होगा बेटा, उस केस में ये दोनों से पहले बस ये आ जाएगा, इतना ध्यान रखना है। तो क्या होगा बेटा, सिग्मा 1s, हाँ जी, सिग्मा स्टार 1s, हाँ जी, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद पाई 2px, नहीं, सिग्मा 2pz, कॉमा पाई 2px is equals to pi 2py, कॉमा pi स्टार 2px is equals to pi स्टार 2py, कॉमा सिग्मा स्टार 2pz। ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं होता। तो अब मैं इसका एक एग्जाम्पल भी बता देती हूँ। मैम आपने अभी जो लिखवाया वो हमें लिखवा दो, ठीक है। तो हमने देखा इसका एक एग्जाम्पल क्या देखा हमने ले लिया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में हमने देखा कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे बेटा, टोटल इलेक्ट्रॉन 14 थे, और टोटल इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल्स टू 14 के लिए यही वाला जाएगा, और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, सिंपल। तो 2 इसमें भरोगे, 2 इसमें, 2 2 2 2, यहां तक तो खत्म हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन भरना शुरू किया, तो N2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, N2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा सिग्मा 1s2, कॉमा सिग्मा स्टार 1s2, कॉमा सिग्मा 2s2, कॉमा सिग्मा स्टार 2s2, कॉमा पाई 2p2x इज इक्वल्स टू पाई 2p2y, कॉमा सिग्मा 2p2z। कुछ इस तरीके से ही आपने इलेक्ट्रॉन भरे थे। तो एक बार डायग्राम याद हो जाएगा ना, तो बार बार डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप सीधा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। तो यही तो किया है हमने, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2p2x, पाई 2p2y, एनर्जी बराबर है, इक्वल कर दिया सिग्मा 2p2z। क्लियर है बेटा। सेम इसी तरीके से सेकेंड एप्लीकेशन इसका लिखते हैं बेटा हम। सेकेंड एप्लीकेशन, बहुत सारे एप्लीकेशन है बेटा, 1 बाय 1 हम सारे डिस्कस करेंगे। सेकेंड एप्लीकेशन है बेटा इसका बॉन्ड ऑर्डर। क्या है, बॉन्ड ऑर्डर। और बॉन्ड ऑर्डर निकालने का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज NB माइनस NA अपॉन 2। यहां पर NB और NA क्या रिप्रेजेंट करता है, NB रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन BMO, और बोले तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन है, और NA यहां पर क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं, यहां से आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हो। और आपको पता ही है बेटा, क्या पता है, दैट बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर से आप बॉन्ड लेंथ भी कंपेयर कर सकते हो। तो इसका एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो इसका एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं, तो पहले इसको हाईलाइट कर दूं क्योंकि उससे पहले सेम पेन था। तो इसका एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया, N2 का ही कर लेते हैं एग्जाम्पल, N2। तो N2 में देखो बेटा बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स थे बेटा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, ये बॉन्डिंग स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग, बिना स्टार वाले बॉन्डिंग। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे बॉन्डिंग के, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे बॉन्डिंग के, और 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे बॉन्डिंग। टोटल इलेक्ट्रॉन गिन लो इसमें कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 10 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने हैं, 1 2 3 4, डिवाइड बाय 2 कितना आया, 6/2, कितना आ गया, 3। दैट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन।
उनके बीच में बॉन्ड भी 3 होता है, तो ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये बॉन्ड ऑर्डर कहीं ना कहीं हमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स बताता है, क्लियर। और जितने ज्यादा बॉन्ड होते हैं बॉन्ड लेंथ उतना कम होता है, क्योंकि बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होती है। तो वो भी हम कंपेयर कर सकते हैं। दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का ट्रिक भी मैं आपको बता दूंगी, सीधे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिनना और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आप डायरेक्ट बॉन्ड ऑर्डर निकाल लोगे। मैं ट्रिक लिखवा दूंगी। रेस्ट पहले हम सिस्टमैटिकली चलेंगे, एक एग्जाम्पल हर एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। थर्ड एप्लीकेशन जो मैं आपको बताने जा रही हूं, फिर भी मैं ये वाला पॉइंट लिखा ही देती हूं यहाँ पे। क्या पॉइंट है बेटा? जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, ठीक है, उतने ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे, उतने ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे। और बॉन्ड्स जितने ज्यादा होंगे दो एटम्स के बीच में, बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। और बॉन्ड की स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। और स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी उतनी ज्यादा देनी पड़ेगी। दैट मीन्स बॉन्ड एनर्जी, और वी कैन से इट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। बॉन्ड तोड़ना है ना हमें, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। तो मतलब एक सिंगल बॉन्ड ऑर्डर से आप क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हो। अभी तो और भी बहुत कुछ, बॉन्ड ऑर्डर को हम रेजोनेंस से भी निकालेंगे, ठीक है। फिर हम कंबाइंड इक्वेशन कर पाएंगे, जो आप अभी नहीं कर पा रहे हो ना, तो उसके लिए घबराना मत, ठीक है बेटा। तो दैट इज द सेकेंड एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं, एंड दैट थर्ड एप्लीकेशन इज होमो एंड ल्यूमो। क्या होते हैं ये होमो एंड ल्यूमो? अभी बताते थे हैं। होमो का फुल फॉर्म होता है बेटा, होमो का फुल फॉर्म होता है हाईली या हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो हाईएस्ट पोजीशन पर है और जो ऑक्यूपाइड है, यानी कि वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो हाईएस्ट पोजीशन पर है और ऑक्यूपाइड है। और ल्यूमो का फुल फॉर्म क्या होता है? लोएस्ट अनऑक्यूपाइड, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो लोएस्ट पोजीशन पर है, अनऑक्यूपाइड है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। मैम ये तो आपने इंग्लिश बता दी। एग्जाम्पल से समझाती हूँ बेटा, देखना ध्यान से, एग्जाम्पल देखना। अगर मैं बात करूं बेटा N2 की, तो N2 के लिए होमो ल्यूमो क्या होंगे? तो होमो का मैंने फुल फॉर्म आपको क्या बताया? हाईली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो हाईएस्ट पोजीशन पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड है। तो इधर देखो, हाईएस्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है जो ऑक्यूपाइड है, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? सिग्मा 2p z। तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो हाईएस्ट पोजीशन पर है और जो ऑक्यूपाइड है उसे हम कहते हैं होमो। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है वो N2 के अंदर? N2 के अंदर वो क्या हो गया बेटा? सिग्मा 2p z। लूमो का फुल फॉर्म क्या है? वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो लोएस्ट पोजीशन पर है और अनऑक्यूपाइड है, जिसके अंदर अब इलेक्ट्रॉन नहीं है। देखो डायग्राम, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये हाईएस्ट अनऑक्यूपाइड है, ये लोएस्ट अनऑक्यूपाइड है। वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो अनऑक्यूपाइड है, जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और जो लोएस्ट पोजीशन पर है, वो कौन है बेटा? दोनों की एनर्जी बराबर है, तो दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? हम यहां पर लिखेंगे दैट पाई स्टार 2px भी हो सकता है और पाई स्टार 2py भी हो सकता है। क्लियर बेटा? दैट इज अबाउट होमो एंड ल्यूमो। नेक्स्ट और क्या एप्लीकेशन है बेटा? और एप्लीकेशन है इसकी, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं बेटा? वही, ये सारे इलेक्ट्रॉन भरने के बाद उस तरीके से जैसे ये चाहते हैं वैसे इलेक्ट्रॉन भरने के बाद साथ के साथ वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं,
तो वो पैरामैग्नेटिक, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो वो डायमैग्नेटिक। और मैग्नेटिक मोमेंट को बोर मैग्नेटोन से निकालते हैं अंडर रूट ऑफ n इंटू एन प्लस टू। इसे स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट भी बोलते हैं। इसे हम डीएनएफ में फिर से पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आप पढ़ के आई हो। ये n यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और अगर इस केस में if number of unpaired electrons are present, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, उसे हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक। और अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, इफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो उसे हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक। तो ऐसे हम यहां से मैग्नेटिक मोमेंट भी बता देते हैं। क्लियर, डायामैग्नेटिक। तो यहां से हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखकर ये सारी चीजें हम बता सकते हैं इस तरीके से। क्लियर बच्चों। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, दैट इज अबाउट होमो एंड लिमो। नेक्स्ट और लास्ट मैंने आपको बता ही दिया, बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। क्लियर। तो ये हमारे पास वो मेजर एप्लीकेशंस है। अब मैं आपको जितने भी एग्जांपल्स देने वाली हूं, आपको उन सभी एग्जांपल्स में क्या ध्यान रखना है, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, प्लस आपको उनका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट बताना है और उनके होमोल्यूमो बताने हैं। क्लियर। सारे एग्जाम्पल में सेम चीज अप्लाई करना। कल की क्लास में वो सारे एग्जाम्पल्स डिस्कस करने के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे एक्सेप्शन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, दैट इज CO एंड CO प्लस। प्लस आपको क्या ध्यान रखना है बेटा, यहां से जितने भी की पॉइंट्स आएंगे वो भी मैं आपको लिखवा दूंगी। ठीक है। तो पहले मैं आपको वो सारे एग्जाम्पल्स लिखवा देती हूँ बेटा, सारे एग्जाम्पल्स लिखवा देती हूँ जो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो वो सारे एग्जाम्पल्स में आपको क्या करना है वो भी मैं लिखवा देती हूँ। तो क्या है हमारे पास क्वेश्चन, दैट मैंने आपको जितने भी एग्जाम्पल्स दिए बेटा सारे करके आने। आज मैं एक भी ट्रिक नहीं बता रही हूं, आज मैं एक भी ट्रिक नहीं बता रही हूं क्योंकि मैं चाहती हूं आपको ये याद हो जाए अच्छे से। तो ट्रिक के साथ करेंगे तो और इजी लगेगा। तो आज मैं जितने भी एग्जाम्पल दे रही हूँ क्लास में, मात्र 1.5 घंटे की भी नहीं है, अभी पूरी होने वाले हैं, वो सारे एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, आपको ट्राई करना है। सेम इसी तरीके से नहीं होगा, कल क्लास में सीखेंगे और मैं ट्रिक्स के साथ करवाऊंगी। ठीक है बेटा। तो कल मैं बॉन्ड ऑर्डर का सीधा सीधा ट्रिक लिखवा दूंगी और पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक भी सीधे सीधे कैसे देख सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन में कैलकुलेट या कैलकुलेट क्या आपको लिखना है इन सबके लिए, क्या राइट, क्या क्या लिखना है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट करना जरूर बेटा होमवर्क, तब तो फायदा है। एंड होमोल्यूमो फॉर फॉलोइंग, और मैं देखती हूँ कितने बच्चे मुझे सेंड करते हैं इंस्टा फॉर फॉलोइंग। कुछ बच्चे सेंड करते हैं ईमानदारी से पूरा होमवर्क। क्लियर। तो चैट बॉक्स में सेंड तो नहीं कर सकते हो जो क्लास की रिकॉर्डिंग होती है, लेकिन आप मुझे बाकी जगह सेंड कर सकते हो। अब मैं सारे एग्जाम्पल्स लिख देती हूँ, आपको इन सबके लिए करना है। क्लियर। H2 2 प्लस H2 माइनस B2 B2 काफी है इतने, देख लो एक बार। ठीक है, एक बार इतना तो करो, फिर देखते हैं क्या होता है। चलो बेटा। ठीक है।
तो सेम चीज, जहां समझना है वापस देख लेना चीजें, घबराना मत, ठीक है। कल की क्लास में हम ये पूरा डिस्कस करेंगे और जो चीज समझना है उसको वापस पढ़ना, रिवाइज करना। इसकी एप्लीकेशन जो 4 हैं, यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं, थ्योरी से कभी क्वेश्चन नहीं बना है। स्टिल थ्योरी लिखवा दिया है फॉर नॉलेज, बट एप्लीकेशन वाले सारे क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं, मुझे सेंड करने हैं। नेक्स्ट क्लास में एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और की पॉइंट्स, ताकि आप इन क्वेश्चंस को और जल्दी कर पाओ, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, थैंक यू।